ध्वनिर्वर्णा पदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। नमस्ते विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर दीपाली वर्मा आज आपको मोटिवेशन के सेकंड पार्ट के बारे में बताऊंगी। हमने कल जो है इससे पहले वीडियो मोटिवेशन पार्ट 1 में जो है ये देखा था कि मोटिवेशन क्या है, उसकी मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, उसके कैरेक्टर्स देखे थे हमने, उसके उसके साथ में हमने टाइप्स देखे थे, इंटरनल एक्सटर्नल टाइप। आज हम मोटिवेशन का मेन जो है कि थ्योरीज क्या है, मोटिवेशन किस थ्योरी, हर कोई भी चीज जो है मान लीजिए कोई भी कॉन्सेप्ट जो आता है वो थ्योरी बेस्ड होता है। ऐसी मोटिवेशन की एक की भी थ्योरी है और मैस्लोज थ्योरी ऑफ द मोटिवेशन है। इसमें जो है उन्होंने ये थ्योरी 1954 में दी थी और उनका ये मानना था कि डेवलपमेंट द न्यू ह्यूमैनिटी थ्योरी ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इन द ईयर 1954। 1954 में उन्होंने देखा कि थ्योरी जो ह्यूमैटाइजेशन मतलब मानवता के लिए जो थ्योरी उन्होंने दी थी, डेवलपमेंट ऑफ द सेल्फ, अपने आप को डेवलप करने के लिए एक थ्योरी उन्होंने 1954 में दी थी। और उनका बिलीव था, ही बिलीव दैट मैन कैन वर्क आउट अ बेटर वर्ल्ड फॉर मैनकाइंड एज वेल एज फॉर हिमसेल्फ। उनका ऐसा मानना था इस थ्योरी के को लाने के पहले कि उनका बिलीव सिस्टम ये था कि पूरे वर्ल्ड में को यदि आपको बेहतर बनाना है तो मैनकाइंड जो है आपको उदारता होनी चाहिए और साथ में हिमसेल्फ अपने आप को भी जो है वो अपने आप को भी मोटिवेट करना चाहिए तभी। तो ऐसा बिलीफ सिस्टम को लेकर उन्होंने इस थ्योरी को बनाया था। ही क्रिटिकली एग्जामिन दैट ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ पेन अवॉइडनेस एंड प्रेशर स्किन एंड टेंशन reduction as the major source of motivating behavior। उन्होंने एक चीज बोली थी कि आपको कोई पेन है, कोई प्रेशर है, टेंशन है, कोई इरिटेशन है, किसी डिप्रेशन है या कोई भी चीज को लेके, तो उस चीज के से आप बाहर कैसे निकल सकते हो। आप अपने बिहेवियर में यदि मोटिवेशन आपको मिलेगा तो आप उस बिहेवियर से बाहर आ सकते हो। मतलब मोटिवेशन जो है वो इस रूप में काम करता है कि आप जो भी आपका पेन है और आपकी इरिटेशन है और आपको प्रेशर है, किसी चीज का टेंशन है, वो रिलीज हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है यदि आपको उस किसी चीज में मोटिवेशन मिलता है तो आपका बिहेवियर भी चेंज हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू मैस्लो, ह्यूमन नीड्स अरेंज देमसेल्फ इन अ hierarchy. In other words, the appreciation of own need generally depends on the satisfaction of the others। उनके हिसाब से जो है ह्यूमन नीड अरेंज देमसेल्फ इन अ हायरार्की। ह्यूमन को जरूरत है हायरार्कीज को, अपने आप की एक हायरार्की को बनाना, देमसेल्फ खुद के लिए एक हायरार्की बनाना, मतलब एक स्टेप्स बनाना। हायरार्की का मतलब होता है ना कि हमारे जैसे स्कूल कॉलेजेस में हायरार्की होती है कि डीन है, डीन के बाद एचओडीज हैं, तो ये हायरार्की है ना। ऐसे ही अपने आप को हर ह्यूमन नीड है कि वो अपने आप को अरेंज करने के लिए हायरार्की बनाए। ठीक है, अपने आप को एक स्टेप बनाए कि हम स्टेप बाय स्टेप हम अपने आप को कैसे ग्रो कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। इन अदर वर्ड, दूसरी भाषा में हम बात कर रहे हैं, द appreciation of our need generally depends on the satisfaction of the others। हम जो है ना, हमारी नीड जो है,
हम अपने आप को जनरली डिपेंड किस पे रखते हैं कि दूसरा सेटिस्फाई है कि नहीं, दूसरे के अप्रिशिएशन पे। तो दूसरा यदि अप्रिशिएट कर रहा है तो हम सेटिस्फाई हैं और हमको लगता है नहीं ठीक है, हमने ठीक काम किया है। और यदि दूसरे ने हमको अप्रिशिएट नहीं किया है तो हमारा मोटिवेशन डाउन हो जाता है और हम फिर इरिटेट होते हैं, टेंशन में आते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं कि इस थ्योरी में ये चीज लेके चली कि हमको अपने आप को सेटिस्फाई रखने के लिए दूसरे पे हम जो डिपेंडेंसी वो नहीं होनी चाहिए। हम दूसरे की अप्रिशिएशन के लिए हमको ठीक है, अप्रिशिएशन सबको इम्पोर्टेंट है, उससे उनकी ग्रोथ होती है, पर फिर भी हमको मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन लेना चाहिए हमको, जिससे कि हम आगे बढ़ सके, हम डेवलप हो सके। देयर आर यू closely related to each other and may be arranged from the lowest to highest development of the personality. क्लोजली रिलेटेड है किस चीज में, हम अपने आप को लोएस्ट से हायर हाईएस्ट डेवलपमेंट के लिए, अपनी पर्सनालिटी को लोएस्ट से हाईएस्ट की ओर ले जाने के लिए, अपने आप को डेवलप करने के लिए जो है वो क्लोजली रिलेटेड है मोटिवेशन, है ना, हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए। ही proposed fifth set of basic need that can be arranged in a definite। उन्होंने एक थ्योरी प्रपोज करी थी कि ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग और मोटिवेशन, मतलब अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन और मोटिवेशन किस ऑर्डर में, कैसे हायरार्कीज में होना चाहिए। ठीक है, द नीड ऑफ द फर्स्ट कैटेगरी include psychological needs such as hunger and thirsty। मतलब हमारी बेसिक फर्स्ट कैटेगरी, जो हम अपने कैटेगरीज को यदि अपने आप को डिवाइड करते हैं हायरार्कीज में, तो हमारी फर्स्ट नीड है, हमारी फर्स्ट कैटेगरी है साइकोलॉजिकल नीड, है ना। यदि सच हंग्री एंड थर्स्टी मतलब हमको भूख है या प्यास है, तो हमारी साइकोलॉजिकल नीड को फुलफिल करने के लिए हमको एप्रिसिएशन और मोटिवेशन चाहिए होता है। ये फर्स्ट कैटेगरी है। ऑन दीज नीड आर satisfied, the person's skin to satisfy safety needs, love needs, belongs need, and the way in these way the motivation behavior of the person is always dominated not by his satisfied needs but by his unsatisfied want। मतलब क्या हुआ, wants, desire and needs। पर्सन जो है ना वो अपनी डिजायर और नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, हम अनसेटिस्फाई रहते हैं जब तक कि हमें मोटिवेशन नहीं मिलता है। एनी नीड, चाहे वो हमको किसी से प्यार चाहिए या किसी भी चीज को आगे बढ़ने के लिए, हर चीज में हमको अप्रिशिएशन और मोटिवेशन चाहिए। और हम अनसेटिस्फाई रहते हैं जब तक कि हमको मोटिवेशन अप्रिशिएशन नहीं मिलता है, और जब वो मिल जाता है तो हम सेटिस्फाई होते हैं। ये हमारी नीड है, ये साइकोलॉजिकल नीड है। हम अपने डिजायर्स को पूरा करने के लिए हम इस तरह से, इस लेवल पे, साइकोलॉजिकल लेवल पे हम जो है वो नीड को फुलफिल करते हैं, और मोटिवेशन के थ्रू हम फिर सेटिस्फाई होते हैं। ठीक है, साइकोलॉजिकल सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मीन्स द फुलफिल one's individual nature in all its aspects। साइकोलॉजिकल जो है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब साइकोलॉजिकली आपको खुद से एहसास होगा। उसका मतलब है कि फुलफिल अवर इंडिविजुअल नेचर, हमारे इंडिविजुअल नेचर सबका अलग होता है, और हर एक को अपनी अलग अलग नीड के हिसाब से वो अपने आप को मोटिवेशन चाहता है, अप्रिशिएशन चाहता है। कोई किसी फील्ड में अप्रिशिएशन चाहता है, सबकी साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी अलग होती है, सबकी सोच अलग होती है। when all the basic needs are satisfied, self actualization is possible।
बेसिक नीड्स जो है सबकी क्या है, एक्चुअल सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मतलब खुद की सेल्फ में हम अपने आप को कैसे सेटिस्फाई करेंगे, वो एक्चुअल नीड जो है वो सबकी बेसिक नीड है ना, और सबको चाहिए। अ, वही पॉसिबिलिटी के साथ वो अपने आप को अप्रिशिएट करता है। According to Maxwell, when the basic needs are satisfied as at least minimally, he will be motivated towards self actualization. मतलब मिनिमम भी हमको यदि मोटिवेशन मिलता है तो हमको सेल्फ रियलाइजेशन होता है, सेल्फ मोटिवेशन मिलता है। And a self actualized individual will be dynamic and optimistic. He will be avoid of anger, desire, self self actualization and aggressiveness. He will avoid, देखो जब हम किसी व्यक्ति को एक्चुअल में सेल्फ मोटिवेशन मिलता है या तो उसका एंगर, डिजायर, उसकी सेल्फ सेटिस्फेक्शन और एग्रेसिवनेस, ये इसको सेटिस्फेक्शन मिलता है तो वो उसका बिहेवियर में भी चेंजेस आते हैं। ही behave the love, tolerance and spirit of the cooperation मतलब वो उसके बिहेवियर में चेंज आता है और वो उस चीज को कॉपरेट करता है, दूसरे के साथ भी कॉपरेशन देता है, टॉलरेंस लेवल बढ़ता है उसका, उसकी स्पीड बढ़ती है ना, उस चीज को करने के लिए उसकी स्पीड बनती है, वो दूसरे के साथ सेटिस्फाई होता है और फिर वर्क करता है। चेंज टू ओरिजिनल 5 स्टेप मॉडल आर नीडेड टू इंक्लूड एज 7 स्टेप्स। अब इस मॉडल में जो है वो 1960 और 70s में इसको डेवलप करके इसकी 8 स्टेप्स दी हुई हैं। वो कौन कौन सी है हम देखेंगे। फर्स्ट है बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल नीड। पहली इस मॉडल में पहली जो है वो पहली स्टेज है बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स। हर व्यक्ति की बायोलॉजिकल मतलब हमारे अंदर हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक, हमारा बॉडी जो है बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से चलता है, हमारी बॉडी बायोलॉजिकल है, तो बायोलॉजिकल क्लॉक में के हिसाब से और साइकोलॉजिकल मतलब मानसिक रूप से है ना, हम जो है वो हमारी नीड होती है, जैसे एयर, हवा, फूड, ड्रिंक, पानी, खाना, शेल्टर, बर्थ, सेक्स एंड स्लीप, ये सारी हमारी बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स हैं। पहला स्टेप। सेकंड, सेफ्टी नीड्स। अब हमारी सेकंड जो है नीड है वो सेफ्टी नीड, प्रोटेक्शन फॉर एलिमेंट्स, सिक्योरिटी, ऑर्डर, लॉ, स्टेबिलिटी एक्सेट्रा। हमारी सेफ्टी सेकंड नीड है। फर्स्ट थी बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल, सेकंड है सेफ्टी, मतलब हमको एलिमेंट से प्रोटेक्शन मिले, हमारे सिक्योरिटी हो, हमें लॉ एंड ऑर्डर हो, लॉ हमको न्याय मिले ना, ये चीजें सेफ्टी नीड से रिलेटेड है। लव एंड बिलोंगिंग नीड्स, जैसे हमको प्यार भी चाहिए और एक बाउंडेशन भी चाहिए है ना, हमको रिलेशनशिप भी चाहिए ना, तो हमको ऐसे फ्रेंडशिप भी चाहिए, अफेक्शन भी चाहिए, लव भी चाहिए और इंटीमेसी भी चाहिए। ये सब चीजें जो है वो थर्ड स्टेप में आती हैं। जैसे हमें वर्क वर्क करना है तो ग्रुप में वर्क करना है, फैमिली भी चाहिए, फ्रेंड्स भी चाहिए, रोमांटिक रिलेशनशिप भी चाहिए, ये हमारी थर्ड नीड्स हैं, लव एंड बिलोंगिंग नीड्स। फोर्थ है स्टीम नीड्स, सेल्फ स्टीम, अचीवमेंट, मास्टरी, इंडिपेंडेंसी, स्टेट। तो हमारी फोर्थ जो है हम सेल्फ, हमारा अचीवमेंट, हमारी इंडिपेंडेंसी, ये हमारा फोर्थ नीड है। जैसे
मैनेजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रेस्टीज हमारी और डोमिनेशन, ये इसकी एग्जाम्पल्स हैं 4th स्टेज के। 5th है कॉग्निटिव नीड्स, मतलब हमारा संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक आवश्यकता, और इसमें इसकी नीड को फुलफिल का एग्जाम्पल है नॉलेज एंड मीनिंग, मतलब हमारा नॉलेज और उसकी अंडरस्टैंडिंग, ये कॉग्निटिव नीड्स कहलाती है, ये 5th स्टेज है। एस्थेटिक नीड्स, एप्रिसिएशन, रिसर्च ऑफ ब्यूटी, रिसर्च ऑफ ब्यूटी, बैलेंस, फॉर्म, etc, ये 6th स्टेज है। 7th स्टेज होगी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, मतलब आपको एक्चुअल में, सही में अपने आप को, स्वयं को जानना, वो भी एक 7th नीड है। रियलाइजेशन, मतलब आपको खुद को पता हो वास्तविकता क्या है। पर्सनल पोटेंशियल, खुद की पोटेंशियल, मतलब हमारी कितनी योग्यता है, हमारे में कितनी पोटेंशियल है, हम कितना कर सकते हैं किसी फील्ड में। सेल्फ फुलफिलमेंट, स्नीक, खुद कितना कोई चीज को, अपने आप को सेल्फ बना सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं अपने नॉलेज को। तो ये सेल्फ, हमको अपने आप को जानना, हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड बहुत जरूरी है। हमको रियलाइज होना चाहिए कि हमारी पर्सनालिटी, हमारी पोटेंशियल क्या है और हम उसको फुलफिल कैसे कर सकते हैं। तो वो मोटिवेशन में की 7 नीड्स है। पर्सनल ग्रोथ एंड पीक एक्सपीरियंस, ये उसका एग्जाम्पल है। पर्सनल ग्रोथ मतलब अपने आप की का डेवलपमेंट। 8th है ट्रांजैक्शनल नीड्स, हेल्पिंग अदर टू अचीव सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, रियलिटी को फेस करते हुए, एक्चुअल सेल्फ, अपने आप को जान के कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है, हम एक्चुअल में हम क्या हैं, और उसके हिसाब से हम अपना अचीवमेंट लेते हैं और अपनी स्वयं की, खुद की हेल्प करते हैं। ये हमारे 8th स्टेज थे, आपने जो देखे, ये बहुत इंपॉर्टेंट 8 स्टेप्स हैं। रोल ऑफ मोटिवेशन इन एजुकेशन, एजुकेशन जो में मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और ये इसको जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ एजुकेशन एज वेल एज टीचिंग लर्निंग सिचुएशन। तो एजुकेशन में पढ़ने के साथ साथ हमारा मोटिवेशन बहुत, लर्निंग और टीचिंग दोनों ही सिचुएशन में मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन एजुकेशन में। A motivated student spontaneously paying attention to the learning, जो बच्चा या स्टूडेंट बहुत कंटिन्यूसली, मतलब उसको शुरू से उसको मोटिवेशन मिलता रहा है, तो उसका उस टॉपिक पे, उसकी लर्निंग पे उसका अटेंशन बहुत अधिक होगा और वो काफी अच्छे तरह से लर्न कर पाएगा। द टीचर्स रोल शुड बी अक्रॉस मोटिवेशन टू द लर्नर, टीचर का रोल है कि वो कंटिन्यूसली बच्चों, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता रहे, उनके लर्निंग पीरियड में, पढ़ाते समय हमेशा उसका मोटिवेशन फिजिकल और इंटरनल दोनों, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों मोटिवेशन उसके कंटिन्यूस लर्निंग में होना चाहिए। अब अकॉर्डिंग टू ग्रेटर, मोटिवेशन इज सुपर हाईवे टू लर्निंग, उनके हिसाब से मोटिवेशन बहुत सुपर हाईवे है, मतलब बहुत तेजी से लर्निंग को बढ़ाने वाला कैरेक्टर होता है मोटिवेशन। M.K. Thompson state that motivation is in that education by which interest is created in a person who does not have it। उनके अनुसार मोटिवेशन एजुकेशन में वो है कि बच्चे या स्टूडेंट या पर्सन में उस टॉपिक पे इंटरेस्ट नहीं है और आप उसको मोटिवेट करके उसमें इंटरेस्ट डेवलप कराओ, ये
मोटिवेशन है। ड्यू टू इंटरेस्ट द स्टूडेंट कॉन्सेंट्रेट देयर अटेंशन ऑन स्टडी। इस वजह से बच्चे स्टूडेंट कॉन्सेंट्रेट करते हैं और अटेंशन देते हैं लर्निंग में, उनकी स्टडीज में। अब ये तो आपने रोल देखा मोटिवेशन का इन एजुकेशन में, इम्पोर्टेंट रोल ये है, बहुत इम्पोर्टेंट रोल है एजुकेशन में मोटिवेशन का। अब हम द फॉलोइंग पॉइंट शो द इम्पोर्टेंट ऑफ मोटिवेशन इन एजुकेशन। फिर देखेंगे, टीचर ट्राई टू क्रॉस द मोटिवेशन टू हिज स्टूडेंट टूवर्ड्स टीचिंग एंड लर्निंग। टीचिंग और लर्निंग में टीचर्स को ट्राई करना है कि वो मोटिवेट करते रहे। टीचर्स में बी यूज डिफरेंट एक्सटर्नल स्टिमुलेशन फॉर क्रिएटिंग मोटिवेशन। मोटिवेशन को क्रिएट करने के लिए टीचर्स को अलग अलग तरह के डिफरेंट एक्सटर्नल स्टिमुलाई देना चाहिए। अलग अलग प्रोत्साहन, अलग अलग तरह के एक्सटर्नल प्रोत्साहन देते रहना चाहिए टीचिंग के समय। A good teacher always try to arouse motivation in a interactive way। मतलब मोटिवेशन वो टीचर को हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए कि मोटिवेशन जो है वो हमेशा इंटरेक्टिव वे में हो। बातचीत के दौरान हम उनको मोटिवेट करते चले स्टूडेंट्स को। टीचर ऑलवेज ट्राई टू फुलफिल द नीड ऑफ स्टूडेंट्स बिकॉज द नीड आर द बेसिक ऑफ द मोटिवेशन। टीचर को स्टूडेंट्स की नीड को जान के ऑलवेज समझते रहना चाहिए और उनको उसको फुलफिल करते चलना चाहिए, क्योंकि टीचर्स को पता है कि बिकॉज ऑफ नीड इज द बेस ऑफ द मोटिवेशन। जो है उसकी नीड का बेस है। इसी मोटिवेशन के थ्रू बच्चा लर्न करता है और इंटरेक्टिव होता है और लर्निंग फास्ट होती है और बहुत कुछ चीजें सीखता है, उसको प्रोत्साहन मिलता है। मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है टीचर्स के लिए। द टीचर शुड encourage द चिल्ड्रन टू लर्न बाय कॉन्सेंट्रेट एंड क्रिएटिंग थिंग्स। टीचर्स को अपने स्टूडेंट को इंकरेज करना चाहिए, कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, कंटिन्यूसली नई चीजें क्रिएट करने, नई चीजें सोचने के लिए, आगे बढ़ने के लिए और क्रिएटिव बनने के लिए भी मोटिवेशन इंपॉर्टेंट है टीचर्स का स्टूडेंट के लिए। इसमें 6 पॉइंट है। टीचर्स रोल शुड बी स्टिमुलेटेड द इम्पल्स ऑफ क्यूरियोसिटी टू लर्न। टीचर्स को का रोल क्या है स्टूडेंट के लर्निंग में, कि वो हमेशा उनको प्रोत्साहित करती रहे, उनकी चीजों को बढ़ाती रहे, प्रोत्साहन को बढ़ाती रहे, उनकी क्यूरियोसिटी को बढ़ाती रहे लर्निंग में। मोस्ट पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्बल reinforcement be used in the classroom for motivated the learner। पॉजिटिव और नेगेटिव वर्बल reinforcement भी टीचर्स को क्लासरूम में बच्चों को लर्निंग के लिए मोटिवेट करने के लिए reinforcement क्लासरूम में कंटिन्यूस देते रहना चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह का वर्बल। क्लासरूम एनवायरनमेंट शुड बी कॉम्परेटिव एंड कोऑपरेटिव अमंग द लर्नर। एनवायरनमेंट क्लासरूम का ऐसा होना चाहिए जो कॉम्पिटिटिव हो और कोऑपरेटिव हो। मतलब वो उसको आगे बढ़ाने के लिए उसको प्रतिस्पर्धा भी हो, साथ में उसको कॉपरेशन भी मिले, तो लर्निंग तेजी से बढ़ती है। कॉम्पिटिशन बिटवीन ग्रुप मेक्स इट्स पॉसिबल टू स्प्रेड द शेयर ऑफ सक्सेस और फेलियर। कंपटीशन जो होता है वो ग्रुप में, उससे पॉसिबल ये होता है वो स्प्रेड करता है, चीजें फैलती हैं। क्या? सक्सेस और फेलियर दोनों चीजों में कंपटीशन होने से बच्चा लर्निंग को तेजी से सीखता है। ठीक है। द टीचर मस्ट प्रोवाइड pleasant and satisfying experience to the students so that they are motivated for further learning। टीचर को प्लीजेंट तरीके से सेटिस्फाई एक्सपीरियंस को स्टूडेंट को बताना चाहिए और उसको फर्दर लर्निंग, आगे लर्निंग के लिए भी मोटिवेट करना चाहिए कि उसको और सीखने की
के लिए प्रोत्साहित हो वो। क्लासरूम कंडीशन ऑलवेज वन और इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ मोटिवेशन। क्लासरूम जो है वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है मोटिवेशन के लिए। क्लासरूम में कंडीशन, आपकी क्लासरूम का एनवायरनमेंट, क्लासरूम कंडीशन ऐसी होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है बच्चे को सीखने और मोटिवेशन के लिए। द रूम शुड बी वेंटिलेटेड एज वेल एज डेकोरेटेड विथ फुल लाइट एंड एयर। पूरा फुल लाइट और एयर से भरा होना चाहिए। और क्लासरूम का एनवायरनमेंट एकदम पॉजिटिव होना चाहिए और साथ में कंडीशन फेवरेबल होनी चाहिए जिससे कि बच्चा सीख सके। तो ये मोटिवेशन में टीचर्स का मोटिवेशन, टीचर्स को किस तरह से मोटिवेट कर सकती है, टीचर्स का एजुकेशन में क्या रोल है मोटिवेशन में, ये पॉइंट देखे थे हमने अभी। इससे पहले हमने देखा कि एजुकेशन में मोटिवेशन का क्या रोल है, टीचर्स के लिए क्या रोल है, और साथ में हमने स्टेजेस देखी थी कि मॉडल की कितने तरह के नीड्स हैं। और हमने ये भी देखा कि उनकी जो हमने थ्योरी देखी थी वो मैस्लोस की थ्योरी, मोटिवेशन थ्योरी को देखा था और उसी के अकॉर्डिंग हमने सारी चीज़ें आगे पढ़ी और समझी। तो मैं सोचती हूँ कि आपको मोटिवेशन के बारे में, मोटिवेशन की डेफिनेशन, नेचर, कैरेक्टर, टाइप्स और मोटिवेशन की थ्योरी अच्छे से फर्स्ट और सेकंड पार्ट में समझ में आई होगी। स्टूडेंट्स, हमने है ना पार्ट 1 पार्ट 2 अटेंशन और पार्ट 1 पार्ट 2 मोटिवेशन पे आपने देखा कि अटेंशन क्या है और कितने टाइप के अटेंशंस होते हैं, उसका नेचर क्या है, ऐसी मोटिवेशन के बारे में भी देखा। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन बता रही हूँ कि किस तरह से आपके पेपर्स में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मोटिवेशन जो है वो मोटिवेशन में आपको नेचर ऑफ व्हाट इज द मोटिवेशन एंड गिव द थ्योरी, मैक्सवेल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। एक तो ये क्वेश्चन बनता है। दूसरी बात, आप व्हाट, एक छोटा क्वेश्चन जो कि 5 नंबर का हो सकता है, जैसे कि राइट द डेफिनेशन ऑफ मोटिवेशन एंड एक्सप्लेन इट। सेकंड, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोटिवेशन, और व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन, व्हाट इज द रोल ऑफ मोटिवेशन इन एजुकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, गिव द पॉइंट्स ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन इन एजुकेशन। ये पॉइंट्स अलग है और एजुकेशन में इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है, ये पॉइंट्स अलग है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। रोल ऑफ मोटिवेशन इन एजुकेशन इज डिफरेंट थिंग एंड पॉइंट्स ऑफ इम्पोर्टेंस इन मोटिवेशन इन एजुकेशन देयर इज अ डिफरेंट। ये आपके अलग पॉइंट्स हैं और ये पॉइंट्स अलग हैं, 10 पॉइंट्स जो है। तो ये आपका मोटिवेशन के ऊपर नेचर, व्हाट इज द नेचर ऑफ द मोटिवेशन एंड व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मोटिवेशन, देयर इज अ। अब हम अटेंशन के ऊपर बात करते हैं। तो व्हाट इज द टाइप ऑफ, राइट द टाइप ऑफ मोटिवेशन एंड एक्सप्लेन इट, sorry, the type of attention, the type of, what is the type, how many types of attention and explain it। अटेंशन के जो टाइप हैं जो मैंने बताए थे, इंटरनल और एक्सटर्नल अटेंशन, उन 2 टाइप होते हैं और उनके सारा एक्सप्लेनेशन जो मैंने दिया था, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। और अटेंशन में व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अटेंशन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अटेंशन। तो ये अटेंशन और मोटिवेशन के क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन भी होते हैं इसमें और शॉर्ट क्वेश्चन भी होते हैं। जब आपको एक्सप्लेन, ब्रीफली एक्सप्लेन करने को बोलना जाएगा तो आपको पूरा ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। और जब आपको कहा गया कि व्हाट इज द मोटिवेशन, तो आपको सिर्फ मोटिवेशन की डेफिनेशन लिखनी है ना। राइट द टाइप ऑफ मोटिवेशन, तो सिर्फ आपको 2 नंबर में उनके टाइप्स लिखने हैं। तो इसमें
लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं, तो इस तरह से आपके अटेंशन और मोटिवेशन के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, धन्यवाद।